हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की इस अगली कड़ी में आपका बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं टॉपिक पे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अनुच्छेद 20 तक पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, जाके वीडियो देख लीजिएगा। अनुच्छेद 20 हो गया था मेरे प्यारे बच्चे। आज है अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आप प्रतिष्ठा क्लासेस में मुझे सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। मेरे प्यारे भाई, एक दौर था जब राजा रानी का दौर था, कौन किसकी हत्या कर दे रहा है, कौन किसको मार दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज देखो ना आप, जब भारतीय संविधान आया, खासतौर से मैं भारत की बात कर रहा हूं और आपके एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं, तो आप देखिए कि अनुच्छेद 21 में क्या व्यवस्था की गई है कि आप उलूल जुलूल में ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप किसी के जीवन को नुकसान नहीं कर पहुंचा सकते, आप उसको उसके शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। प्यारे भाई, आपको यहां पे एक बात और समझनी है क्या, कि जब हम अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यानी हमको जीवन जीने का अधिकार है, हमारा प्राण बिना वजह कोई नहीं ले सकता है, लिया भी जा सकता है। कैसे? तो इसी में यह बात कही गई है। थोड़ा डीपली बात आपसे करूं तो यह कहा गया है कि विधि बना करके ही किसी के जीवन, उसके प्राण को लिया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे फांसी वगैरह की परंपरा है, या उठा करके जेल में डाल देना किसी अपराध के तहत, तो ये है ना, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहां रह गई? लेकिन वो तब होता है जब वो विधि के अनुसार होता है। यानी अगर विधि लागू नहीं हो रही है, वहां पर कानून लागू नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे उलूल जुलूल कोई भी देश का, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो मिलिट्री, कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता भाई बिना कानून के। और उसके लिए भी एक सक्षम जब ऑर्डर करता है सक्षम जज मजिस्ट्रेट, तभी ऐसा कुछ होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यानी क्या, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मेरे प्यारे भाई, आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे किसी की जान नहीं लिया जा सकता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। क्या? नंबर 1, अब देखिए ना, जब फंडामेंटल राइट में यह बात मौजूद है कि हमारे प्राण को और हमारे शरीर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, तो निश्चित रूप से हमको शुद्ध पानी चाहिए, हमको शुद्ध हवा चाहिए। और यदि मैं तकलीफ में हूं, मैं बीमार हूं, तो मुझे दवा भी चाहिए। अगर मैं दवा करवाने की क्षमता मेरे पास नहीं है, तो ये स्टेट का फर्ज बनता है कि वो मेरी चिकित्सा भी वो करवाए। तो देखिए, मैं महत्वपूर्ण तथ्य पे आपसे बात करूंगा। क्या? नंबर 1, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन आप बीमार हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत आपको जो है दवा आपकी करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य करवाएगा, स्टेट करवाएगा। इसीलिए देखिए, आप सरकारी हॉस्पिटल वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको फ्री में जो है वो चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। यानी हॉस्पिटल में आपका इलाज निःशुल्क होगा, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए। नंबर 2 देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। मान लीजिए कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, आप गरीब आदमी है, ठीक है ना, आपके पास पैसा वैसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं भाई, ये कानून है, ये नियम है, ये बनाया गया है, और वो आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आपको फ्री में एक वकील मिलेगा जो आपको कानूनी सहायता पहुंचाएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या कहा गया है? निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, ठीक है ना। प्यारे भाई, आप मान लीजिए कि आप गरीब आदमी है, आपको खाने पीने का नहीं हो रहा है, काम धंधा भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे आप मर नहीं सकते हैं, डीएम फंस जाएगा, जान लीजिए, सही बता रहा हूं। तो आपको जो है निःशुल्क खाना पानी पाने का भी अधिकार है, यानी भोजन पाने का अधिकार है, यानी खाद्य सामग्री पाने का आपका फंडामेंटल राइट्स है प्यारे भाई। समझ रहे बात को? हाँ, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और क्या कह रहा है? प्रदूषण मुक्त जल और वायु, वायु वायु होना चाहिए भाई। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है भाई। जब हवा ही शुद्ध नहीं होगी, पानी ही शुद्ध नहीं होगा, तो हम कैसे ये बात मान ले कि अनुच्छेद 21 के तहत हमारे प्राण और शरीर का जो है सुरक्षा हो जाएगा। तो इसलिए हमको जो है शुद्ध हवा और शुद्ध पानी पाने का भी अधिकार है।
समझ रहे बात को? यानी कोई चाह करके भी ऐसे हवा को और पानी को जबरदस्ती पोल्यूटेड नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कर रहा है तो भारतीय संविधान की निगाह में वो अपराधी है। तो एक व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा संविधान हमको कह रहा है कि हमको जो है प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का भी अधिकार है। पांचवा क्या कह रहा है? कोई महिला बच्चा पैदा करे या ना करे, कोई महिला अगर बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है तो चाहे आप प्रेमी हो भैया और चाहे आप शादीशुदा हो, आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। प्रेमी है तो बेटा वैसे हालत खराब होगी डर के मारे, समझ रहे हैं ना? तमाम तरह का प्रोटेक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा है मेरे भाई, तब भी मैं आपको बता दूं आप जेल चले जाएंगे। आप जबरदस्ती उसको बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। और यहां पर वो जो है गर्भ निरोधक जो भी उपाय है उसको वो अपना सकती है, उसका राइट्स है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। पहले तो सेम इसी तरह की लाइन पूछ लेता था एग्जाम में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है या अनुच्छेद 21 में, इसमें से कौन सी लाइन सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे, आपसे मान लो पूछ ही लिया कि कोई महिला बच्चा पैदा करे या ना करे, ये अनुच्छेद ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो फंस जाओगे आप। इसीलिए मैं थोड़ा अंदर भी आपको ले चल रहा हूं और डीपली थोड़ी बात कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम को किसी भी तरह से मेरे प्यारे भाई मिस ना करो। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 के तहत आपको जो है फ्री में वो चिकित्सा पाने का अधिकार है मेरे भाई, और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है, यानी वकील आपको फ्री में मिलेगा अगर आप कहीं फंस गए हो भाई। और तीसरा क्या है? निःशुल्क खाद्य सामग्री, यानी आपको जो है निःशुल्क भोजन पाने का अधिकार है अगर आप अक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम नहीं है तो। तीसरा, चौथा क्या है भाई कि आपको जो है पोल्यूटेड फ्री, यानी पानी और हवा भी आपको शुद्ध मिलनी चाहिए, यह भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। और पांचवा क्या कह रहा है कि कोई महिला बच्चा पैदा करे या ना करे, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। आप जबरदस्ती इसके लिए उसको नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ फिर जो है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 का मेरे प्यारे भाई ये बहुत ही शानदार आर्टिकल बाद में जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। बहुत ही प्यारा फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 86वें संविधान संशोधन मेरे प्यारे भाई देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 का जोड़ा गया। क्या? 21 का क, 21 क कहे चाहे एक कहे, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना? क्या जोड़ा गया? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, क्या जोड़ा गया इसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एकदम निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, वो किसी तरह का पैसा वैसा नहीं देगा यहां पर। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बालकों को, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। और ये आया तो 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको पास किया गया। लेकिन प्यारे भाई आपको पता हो एक फैक्ट यहां पर क्या बनता है कि ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। आगे देखते हैं, आगे क्या है प्यारे भाई? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। समझ रहे बात को? गिरफ्तारी और जो उठा करके बंद कर देते हैं, डिटेंशन कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 22 में आपको गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण दिया गया है। अब इसमें क्या है कि यहां 2-3 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 22 में। क्या? इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है किसी वजह से, ठीक है ना, ये सामान्य मामलों में ये बात लागू होती है। अब टेररिज्म वगैरह और देश के खिलाफ कोई गतिविधि है तो उसमें ये बात लागू नहीं होगी, वहां पर पुलिस को जो है वो एक्स्ट्रा पावर है। तो ये सामान्य कानून है, ठीक है ना, कि अगर आप मान लीजिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ठीक है, तो पहला फैक्ट यहां बनता है कि हम अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना चाहेंगे। एकदम मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया है, ठीक है ना। दूसरा कि मुझे जो है एक सक्षम वकील से, अपनी रुचि के वकील से, यानी जिस वकील से मेरी मर्जी हो मैं उससे सलाह ले सकता हूं और अपने बचाव के लिए मैं उसको हायर कर सकता हूं कि भाई आपको हमारा ये केस
देखना है। तो पहला कारण क्या कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पूछ सकता है ये कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। दूसरा, वो अपने मनपसंद का वकील कर सकता है और अपने बचाव के लिए भी उसको वो हायर कर सकता है। और तीसरी बात जो कही गई है, महत्वपूर्ण बात, कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर सबसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके समक्ष जो है वो पेश किया जाए जिसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे बारीक बात है। क्या बारीक बात है? कि जो 24 घंटे की बात कही जा रही है ना, कि 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, उसमें एक बात यह है कि जो यात्रा का समय लगेगा, यानी आपको पुलिस स्टेशन से जो है मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से कुछ तो समय लगेगा। अब जैसे माघ का मेला चल रहा है, मान लो इलाहाबाद में, आप भाई साहब पुल पे फंस गए और लग गया जो है 4 घंटे समय लग गया, तो अब उसमें वो नहीं जुड़ेगा, यात्रा का समय हटा करके 24 घंटे के अंदर। तो यहां पर अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में जो संरक्षण की बात की गई है, उसमें 3 फैक्ट महत्वपूर्ण है। एक तो गिरफ्तारी का कारण वो व्यक्ति जानना चाहेगा, जान सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, वो अपनी रुचि यानी अपनी मनपसंद का वकील जो है कर सकता है। और तीसरा, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर उसको जो है वो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो अनुच्छेद 22 में ये उसके महत्वपूर्ण 3 राइट्स है माय डियर। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अनुच्छेद 23 व 24 ये एक साथ आएंगे। इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्वतंत्रता वाला पढ़ रहे थे। उसके पहले 19 से जो है 22 तक था स्वतंत्रता का अधिकार। अभी देखिए अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना। शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है और किस तरह के शोषण के विरुद्ध, ये आप ध्यान दीजिए। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, अनुच्छेद 23(1) में क्या कहा गया है मेरे प्यारे भाई? मानव का दुर्व्यापार। हाँ, पहले इस तरह का ज्यादा साफ साफ दिखाई देता था कि आदमी भी खरीदे बेचे जाते थे, और आज के समय में भी थोड़ा बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का 1 क्या कह रहा है कि मानव का दुर्व्यापार, यानी मनुष्य कोई बेचने और खरीदने वाली चीज नहीं है, मनुष्य कोई वस्तु नहीं है भाई। तो इसके लिए उसको जो है बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है। और दूसरा क्या, उससे बेगार नहीं कराया जा सकता। बेगार का मतलब आपने काम करा लिया फ्री में, पैसा नहीं दिया उसको, तो इस तरह का अगर आप कुछ करते हैं तो आप अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए भूल करके भी ऐसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23(1) ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि कोई नहीं छीन सकता है। नहीं तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा जो है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और बोलेगा कि जज साहब देखिए हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा हुआ। ये उसको राइट से फंडामेंटल में, हाँ, बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को ही जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट्स है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो 23(1) में क्या कहा गया है कि किसी भी इंसान को आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। दूसरा, आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं और बेगार भी नहीं करवा सकते, मतलब काम करवा लिए और पैसा नहीं देंगे, काम करवा लिए पैसा नहीं देंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। और क्या कह रहा है? बलात् श्रम, बलात् श्रम, बलात् का मतलब ही होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती भी आप किसी से काम नहीं करवा सकते। ये बात किसमें है? अनुच्छेद 23(1) में है माय डियर। अब देखो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है प्यारे भाई? अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कल कारखाने, खान खदानों में, पटाखों की फैक्ट्रियों में, चूड़ी की फैक्ट्रियों में, यानी किसी भी जोखिमपूर्ण काम में आप नहीं लगा सकते हैं। किसमें कहा गया है ये बात? तो प्यारे भाई ये बात कही गई है जो है वो अनुच्छेद 24 यानी 24 में क्या कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगा सकते हैं। यानी माइनिंग के काम में, कल कारखानों में नहीं लगा सकते, आप खदानों में नहीं लगा सकते हैं, आप चूड़ी कारखानों में नहीं लगा सकते, यानी किसी भी इस तरह के ईंट भट्टों पे नहीं रख सकते, आप होटल वगैरह में नहीं लगा सकते, आप
यानी किसी भी जोखिमपूर्ण काम में आप 14 साल से कम के बच्चों को नहीं रख सकते, नहीं तो अनुच्छेद 24 के तहत जो है ये उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे भाई इतना ही, फिर मैं आपसे मिलता हूं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।